हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। देखिए, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे, उसमें हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? जब भी हम एलिमेंट्स को उनके SRP वैल्यू के टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम उनको सेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। देखिए, मैंने क्या बोला है कि जब भी हम ये वैल्यूज़ जो गिवन है ये SRP वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो होती है उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है कि जब भी हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं SRP वैल्यूज़ को टॉप टू बॉटम, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। देखिए, जब भी हम किसी सीरीज़ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें एक से दो ही एलिमेंट रखते हैं, तो सीरीज़ में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो pH स्केल होता है वो होता है 0 to 14 का। 0 to 7 हमारे पास एसिड्स होते हैं, 7 to 14 हमारे पास बेसिस होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है इसमें भी एक स्केल जो है वो -3.05 से लेके +2.87 तक चलती है। उसी के बीच यहाँ पे वैल्यूज़ जो होती हैं ये होती हैं E0 फॉर Li पॉजिटिव टू Li इज इक्वल्स टू -3.05 वोल्ट। E0 फॉर Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट। E0 फॉर Cr3 पॉजिटिव टू Cr इज इक्वल्स टू -0.74 वोल्ट। E0 for Fe2 positive to Fe is equals to -0.44 volt. E0 for nickel 2 positive to nickel is equals to -0.25 volt. E0 for copper 2 positive to copper is equals to +0.34 volt. E0 for silver positive to silver is equal to +0.80 volt. E0 for fluoride to fluorine is equals to +2.87 volt. यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ होती हैं SRP वैल्यू, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में अक्सर हमें गिवन मिलती हैं, फिर भी एक रिकॉर्ड सा हमारे पास होना चाहिए। इसमें एक याद रखने की जो चीज़ है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन के लिए ये 0.00 वोल्ट होती है, इसको हम SHG बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन की। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमने लिख तो ली, अब ये हमें कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन हो जाती है जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से हम उस मेटल की रिएक्टिविटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे टू डिटरमाइन reactivity of the metal। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, किसी भी मेटल की अगर हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो जायज़ सी बात है कि जब भी कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। क्लियर है इतनी सी बात भाई? जब भी कोई मेटल रिएक्टिव है, रिएक्टिव का मतलब देखो मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। अगर वो किसी को लेंगी देंगी ही नहीं तो वो एलिमेंट हमारे पास रिएक्टिव कैसे होगा? तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के केस में अगर हम उसकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसकी रिएक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, और अगर ज़्यादा रिएक्टिविटी है तो उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो हम एक बात लिखेंगे यहाँ पे कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की उसकी टेंडेंसी होगी तो उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ये तो बात क्लियर जायज़ सी है कि अगर वो मेटल रिएक्टिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी और उतनी ही ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होएगा। तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
ये तीनों चीज़ों को हम कॉरिलेट करते हैं। उसके बाद जो इनके अंदर रिलेशन आता है वो ये आता है, देखिए हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें आपस में रिवर्स होती हैं। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब वो गेन तो करेगा नहीं, और अगर कोई गेन कर रहा है तो वो लूज नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे SRP, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमें यहाँ पे रिलेशन देखना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। तो हम लिखेंगे जो हमारी मेन चीज़ है दैट इज SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल लिखेंगे SRP। देखिए मैंने बोला है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी हमने बात करनी है रिडक्शन पोटेंशियल की। तो हमें एक बात पता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। हम इसको लिखेंगे SOP, है ना। अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ही क्या आया था, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कम होगा और ये भी कम होगा तो ये भी कम होएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं दैट SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। इतनी सी बात क्लियर है, और यही हमें यहाँ पे देखना था कि SRP का कि हमारे पास जो SRP वैल्यूज़ हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमारी रिएक्टिविटी पे मेटल की पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो वही हमें यहाँ पे देखना था। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर टू डिटरमाइन strength of oxidizing and reducing agent। देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दें और खुद रिड्यूस हो जाएं, उनको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए एजेंट्स का नाम सुनते हैं हम, वो हमें अमेरिका पहुंचा देगा, वो हमें वहाँ पे पहुंचा देगा, वो फलाना एजेंट है। तो एजेंट का काम क्या होता है, किसी दूसरे पे काम करना, है ना। एजेंट का काम होता है किसी दूसरे का काम करना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। सेम केसेस देयर। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं वो दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इनकी डेफिनेशंस को, दैट इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing is a substance which oxidizes other and get reduced itself is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या आएंगे, जो दूसरों को रिड्यूस कर दें। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इनके लिए, सब्सटेंस विच रिड्यूसेस other and itself gets oxidizes is known as reducing agent।
तो यहाँ से अगर हम केस देखें कि जितनी हमारी SRP वैल्यू होएगी, वैल्यू ऑफ SRP, जितनी ज़्यादा SRP होएगी, हम बोल सकते हैं कि उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर सी बात है। और देखिए जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट उतना कम। हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब आपस में इन्वर्सली होते हैं। तो जितनी ज़्यादा SRP थी उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो हम बोल सकते हैं एक दूसरी बात, दैट वैल्यू ऑफ SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए अगर वो यहाँ पे अगर ये होता दैट वैल्यू ऑफ SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वर्स चीजें हैं। तो अगर कोई वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर वो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट इज थर्ड एप्लीकेशन, to determine reduction of H2 gas on reaction with acid। कि जब हम H2 गैस का रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ तो उसका कितना रिडक्शन हुआ है, ये डिटरमाइन करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हैं। देखिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है। रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स की होती है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो करके जो हमने सीरीज देखी है उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे पास अपर एलिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए हमें यही पूछा गया है, हम सीरीज लिख लेते हैं एक बारी। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, लिख लेंगे हम ये सीरीज़ को। देखिए अगर हमें पूछा गया है आयरन का केस, तो हमें एक बात पता है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आयरन को रिप्लेस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयरन, और जो नीचे वाले होते हैं ये आयरन से लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाते। यहाँ भी हम देखेंगे H के लिए जो हमने SRP वैल्यूज सेट की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो जो भी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, हाइड्रोजन का केस है, जिसकी भी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हाइड्रोजन की SRP वैल्यूज से कम है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे इसके लिए दोज मेटल्स which are present above H in electrochemical series are more reactive than हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज ऑफ हाइयर SRP। और हमें पता है कि जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पीछे किया था हमने कि जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी। और जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे होती हैं वो लेस रिएक्टिव होती है देन हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब उसकी जो SOP वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो हम लिखेंगे दोज मेटल्स विच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो उनकी जो SRP वैल्यू होएगी वो पॉजिटिव होएगी, पर उनकी SOP वैल्यू दैट विल बी नेगेटिव, सो दे displace हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ये थी हमारे पास हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करने की, रिडक्शन करने का उनका, जब भी उनकी रिएक्शन एसिड्स के साथ होती है। नेक्स्ट जो फोर्थ एप्लीकेशन है हमारी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन इज, जब भी हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से EMF वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं तो उस केस में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी हेल्प करती है। तो लास्ट दैट इज फोर्थ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का अगर हमें EMF निकालना है तो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी हेल्प करती है। देखिए कैसे निकालते हैं हम इस केस में। हमारे पास जो E नोड ऑफ शेल निकालने का फॉर्मूला होता है, E नोड ऑफ शेल इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला अगर हमें E नोड ऑफ शेल निकालना हो। देखिए E कैथोड E एनोड को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। मैक्सिमम केस में क्या होता है, जिसकी SRP वैल्यू हाई होती है वो हमारे पास कैथोड की तरह काम करती है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ट्रिक इज इक्वल्स टू हायर इज द SRP, जितनी ज़्यादा SRP इट विल एक्ट कैथोड, ये कैथोड की तरह काम करेगी हमारे पास। और देखिए हम एक एग्जांपल करते हैं तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा हमें। मान लीजिए हमें कोई दिया गया है, कोई क्वेश्चन है, फाइंड E नोड ऑफ शेल इन सेटअप ऑफ Zn और कॉपर और Zn का कोई सेटअप है और उसमें हमें गिवन है वैल्यू E नॉट फॉर Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल्स टू माइनस 0.76 वोल्ट। दूसरी वैल्यू हमें गिवन है E नॉट फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट और हमें निकालने को बोला गया है E नोड ऑफ शेल। तो E नोड ऑफ शेल हम कैसे निकालते हैं, हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है कि E नोड ऑफ शेल डिटरमाइन करने का हमारे पास मेथड होता है E कैथोड माइनस E एनोड। हमने एक ट्रिक भी की थी कि जिसकी SRP वैल्यू हाई है वो हमारे पास एक्ट एज अ कैथोड। तो इसमें हम देखेंगे कि वैल्यू हाई किसकी है, ये है माइनस 0.76, ये है हमारे पास 0.34। तो ऑब्वियस सी बात है हायर वैल्यू इसकी है, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे दैट इज E नोड ऑफ शेल इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। और हमें पता है E कैथोड है जो हायर वैल्यू वाला है दैट वन 0.34 माइनस, देखिए E नोड ऑफ शेल माइनस का साइन ऑलरेडी है, माइनस हमें लगाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो माइनस माइनस विल बी इक्वल टू प्लस 0.76, इट विल बी इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट। तो इस तरह हम E नोड ऑफ शेल निकालते हैं। यहाँ पे और भी केसेस आने वाले हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।